स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? देखना, आज से आपको जो क्लासें मिलेंगी वो ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासें मिलने वाली हैं। तो आप सब लोग अच्छे हैं। गर्मियां तो पड़ ही रही हैं और ये तो पड़ती रहने वाली हैं, ऐसा लग रहा है कि कम ही नहीं होगी। तो अब गर्मियां तो पड़ेंगी पड़ेंगी, तो क्यों ना हमारी पढ़ाई को भी हम क्या करें, सुचारू रूप से चालू रखें। देखना, आप लोगों ने पिछली क्लास में धातुओं को सक्रियता के आधार पर 3 भागों में बांटा था। आज हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो आज का पढ़ रहे हैं, और सबसे बात आप जो याद रखेंगे यहाँ पर वो क्या है कि यदि आपको किसी भी धातु को क्या करना है, उसके अयस्क से प्राप्त करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, धातु को उसके ऑक्साइड अयस्क से क्या करना, प्राप्त करना। तो याद रखिएगा कि किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना सबसे आसान होता है। अब आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि एजी, एयू और पीटी सामान्यतः हमारी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है? थाली धातु है। क्या है? थाली। और जो चीज थाली होती है मतलब कोई काम नहीं करती, और कोई काम नहीं करती तो सिंपल सी कहानी है, यह सामान्यतः क्या होगी, निष्क्रिय होगी। सॉरी, सामान्यतः कम सक्रियता दर्शाएगी और सक्रियता दर्शाएगी। तो कैसी अवस्था में होगी? स्वतंत्र। कैसी अवस्था में होंगी? स्वतंत्र। तो याद रखना, ये तीनों धातु आप मान लीजिए एक प्रकार से थाली है ना, याद करने का तरीका है ये कि वे थाली हैं, और ये थाली हैं तो सिंपल सी कहानी कैसी अवस्था में होंगी? स्वतंत्र अवस्था में होंगी। कैसी अवस्था में होंगी? स्वतंत्र। कोई काम नहीं, धाम नहीं और काम धाम नहीं, तो कौन सी अवस्था में होंगी? स्वतंत्र अवस्था में। अब मैंने क्या क्या कहा है आपसे, किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना सबसे आसान होता है। तो या तो धातु उसके ऑक्साइड अयस्क में पाई जानी चाहिए, और यदि पाई नहीं जाएगी तो हम सबसे पहले उस धातु को उसके ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, वहां से कौन क्या कर लेंगे, धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं निम्न धातुओं के निष्कर्षण को। किसको पढ़ने वाले हम? सबसे पहले पढ़ेंगे निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। एग्जाम्पल समझते सुनिएगा। सिनावार है, क्या है? सिनावार। और ये सिनावार जो है आप जानते हैं किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। किसका अयस्क है? मरकरी का। अब अभी आपने क्या पढ़ा था? सल्फाइड अयस्क है ये। सबसे पहले अपन इसे किसमें बदलेंगे? ऑक्साइड अयस्क में। तो यदि इसे क्या किया जाए, ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर होगा क्या कि यह मरकरी का जो सल्फाइड अयस्क है किसे बदल जाएगा? इसके ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा। ये सिनावार कौन सा अयस्क था? सल्फाइड अयस्क। यह सल्फाइड अयस्क जब ऑक्सीजन के साथ क्या किया गया, गर्म किया गया, तो ये बदल गया किसमें? अपने सल्फाइड अपने ऑक्साइड अयस्क में क्या हो गया है? ये परिवर्तित हो गया है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये आपकी समीकरण भी क्या हो गई है, यहां पर संतुलित हो गई है। अब आप क्या करोगे, आपको जो ये क्या प्राप्त हुआ है, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हुआ है। यदि इस ऑक्साइड अयस्क को आगे क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। तो क्या होगा, इस ऑक्साइड अयस्क से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? मरकरी अलग प्राप्त हो जाएगी। कौन सी अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। क्योंकि आप जानते हैं मरकरी सामान्यतः लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो आपको अवस्था में आपको इसे ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त क्या हो गई है? मरकरी अलग प्राप्त हो गई है। और आपने यही तो पढ़ा था कि या तो हमें जो अयस्क है किस रूप में पाया जाएगा? ऑक्साइड अयस्क में। और यदि नहीं पाया जाएगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी धातु के अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। इसका नाम क्या है? सिनावार। ये क्या है? मरकरी सेकंड ऑक्साइड, या आप इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और जब आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आगे गर्म किया तो गर्म करने पर आपको पुनः किसकी प्राप्ति हो गई?
मरकरी की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, अब एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दूसरा उदाहरण क्या है। एक और उदाहरण है, मैंने ले लिया Cu2s। क्या है ये? कॉपर का एक अन्य अयस्क है। क्या है? कॉपर का अयस्क है। और कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। यदि नाम की बात करी जाए तो आप नाम जानते हैं क्या होगा? कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, या दूसरा नाम क्या होगा? क्यूप्रस सल्फाइड। अब इसे सबसे पहले किसमें बदला जाएगा? इसे सबसे पहले बदला जाएगा किसमें? इसके ऑक्साइड अयस्क में। और जब आप इसे ऑक्साइड अयस्क में बदलोगे तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? Cu2O की क्या होगी? प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना? देखो अयस्क है तो आप जानते हैं सामान्यतः कौन सी अवस्था में होगा? ठोस। ये कौन सी अवस्था में? गैस। और ये भी कौन सी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपको यहां पर प्राप्त हो गया है। क्या आप यदि इसे क्या कर सकते हैं? संतुलित करना चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं? आसानी से संतुलित भी कर सकते हैं। देखना, यदि मैं यहां क्या लगा दूं? 2, तो कॉपर संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यदि यहां क्या लगा दिया जाए? 2, तो कॉपर संख्या कितनी हो गई? 4। यहां 2 लगाने पर क्या हो जाएगा? सल्फर 2 हो जाएगा। देखना क्या यह दी गई समीकरण संतुलित हो गई है या नहीं हुई है? एक बार देखिएगा। तो यह आपकी समीकरण क्या हो गई है? संतुलित हो गई है। अब क्या करेंगे अपन कि आपको कौन सा अयस्क प्राप्त हो गया? ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो गया। यदि इस ऑक्साइड अयस्क को, कौन से अयस्क को? यदि इस ऑक्साइड अयस्क की को क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर आप जानते हैं क्या होगा? आपको पुनः किसकी प्राप्ति हो जाएगी? कॉपर की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? कॉपर की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? ऑक्सीजन गैस भी क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो याद रखना, क्या पढ़ा? दोबारा सुन लीजिएगा। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा कि यदि क्या किया जाए? कॉपर के सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाए? उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए, तो आपको पहले कॉपर का अयस्क जो है वो किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड अयस्क में। और यदि इस ऑक्साइड अयस्क को हम क्या करेंगे? पुनः गर्म करेंगे, तो यह किसमें बदल जाएगा? यहां से आपको धातु अलग प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको क्या होगा? ऑक्सीजन गैस भी क्या आ जाएगी? आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? यदि आप संतुलित करना चाहते तो संतुलित भी कर सकते हैं समीकरण को। अब हम बात करते हैं आगे मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की। तो सुनिएगा, हमारा है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखना क्या होता है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। सुनिएगा, आप पढ़ चुके थे जिंक, पीवी और आयरन जैसी धातुएं जो होती हैं वह सामान्यतः मध्यम क्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। अब आपने यह भी जाना था पिछली क्लास में कि मध्यम क्रियाशील धातुएं सामान्यतः सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। कौन से अयस्क में पाई जाती है? सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? इन दोनों ही अयस्कों को कौन से अयस्क में बदला जाएगा? ऑक्साइड अयस्क में। और फिर ऑक्साइड अयस्क से इन्हें क्या कर लिया जाएगा? धातुओं को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो सल्फाइड अयस्क को, कौन से अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को वायु व उच्च ताप की उपस्थिति में कौन से अयस्क में बदलना? ऑक्साइड अयस्क में बदलना। यदि सल्फाइड अयस्क को वायु और उच्च ताप पर क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर यह अपने ऑक्साइड अयस्कों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है बच्चों भर्जन। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। क्या परिभाषा है? सल्फाइड अयस्कों को वायु और उच्च ताप पर गर्म करने से यह अपने ऑक्साइड अयस्कों में क्या हो जाता है? परिवर्तित। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
वर्जन, जबकि यदि कार्बोनेट अयस्कों को किसमें, सीमित वायु, वायु क्या लेनी है, सीमित, और उच्च ताप पर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, और गर्म करके किसे बदला जाए, ऑक्साइड अयस्क में बदला जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। दोबारा सुन लीजिएगा, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु और उच्च ताप पर उनके ऑक्साइड अयस्क में बदलना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। और ये दोनों ही परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था चैप्टर बस 5 नंबर का है, तो सामान्यतः ये परिभाषाएं और जो आपको शुरुआत का जो चैप्टर था, इस चैप्टर की जो क्या थी शुरुआत, वो आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोबारा सुनना, एक तो ये बात याद रखना, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क में दोनों में से किस अयस्क में सीमित वायु होती है, तो कार्बोनेट अयस्क में। कौन से अयस्क में, कार्बोनेट अयस्क में सामान्यतः कैसी वायु होती है, सीमित, यानी वायु की मात्रा क्या होगी, सीमित होगी, लेकिन सल्फाइड अयस्क में सीमित नहीं होती है। बस यही सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण क्या है, अंतर है। सल्फाइड अयस्क को वायु और उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क में बदलना तो क्या कहलाता है, वर्जन, जबकि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु और उच्च ताप पर ऑक्साइड अयस्क में बदलना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे इनके निष्कर्षण की। तो हम उदाहरण लेते हैं, मान लिया हमने लिया जिंक सल्फाइड ZnS, और यदि इस ZnS की को क्या किया जाए, ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर यह जिंक सल्फाइड किसे बदल जाएगा, अपने ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा, और क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, SO2। ये क्या है, यह है जिंक सल्फाइड, और ये बनाएगा क्या, यह बनाएगा जिंक ऑक्साइड। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि ये कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, किसका, जिंक का। और जिंक कौन सी धातु, कौन सी क्रियाशीलता दर्शाती है, मध्यम क्रियाशीलता दर्शाती है। तो जिंक को क्या किया आपने, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, उच्च ताप पर गर्म किया, तो गर्म करने पर आपने ये पाया कि यह कौन से अयस्क में बदल गई है, ऑक्साइड अयस्क में बदल गई है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यदि बात की जाए किसकी, मान लीजिएगा मैंने इसका एक अयस्क और ले लिया, और वो कौन सा अयस्क ले लिया, कार्बोनेट अयस्क। कौन सा अयस्क, कार्बोनेट। यदि इस कार्बोनेट अयस्क को भी क्या किया जाए, गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म। देखना बच्चों, एक बात नोटिस कीजिएगा, यहां पर तो मैंने किससे क्या करवाई है, क्रिया करवाई है, किससे, ऑक्सीजन से, लेकिन मैं यहां पर सीधा क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। इसका तात्पर्य क्या है कि यहां पर आपको सामान्यतः सीमित मात्रा में क्या ली गई है, ऑक्सीजन ले रहे हैं या वायु ले रहे हैं, और यहां पर अधिक मात्रा में ली जा रही है। तो वापस आप क्या कर रहे हो, कार्बोनेट अयस्क है, जिंक कार्बोनेट, गर्म करवा रहे हैं, और गर्म जब करवाओगे तो आपको वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त हो गया है, आपको प्राप्त हो गया है क्या, जिंक का ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क प्राप्त हुआ है आपको, जिंक का ऑक्साइड अयस्क, और आपको यहां पर CO2 भी क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। तो एक बार यदि आप इसे संतुलित करना चाहें तो आप समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं। देखना, यहां क्या लगा दिया आपने, 2, यहां भी क्या लगा दिया, 2, तो जिंक कितने हो गए, 2, और यहां कितना है, जिंक लगाइए, कितना हो गया, ये क्या हो गई आपकी समीकरण, क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। और नीचे वाले समीकरण तो क्या है, संतुलित ही है। इसका नाम क्या है बच्चों, जिंक कार्बोनेट, और ये क्या है वापस से, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि ये तो कौन सा अयस्क था, सल्फाइड, ये कौन सा अयस्क है, कार्बोनेट, और इन्हें सबसे पहले किसमें बदला गया है, ऑक्साइड अयस्कों में बदला गया है। अब ऑक्साइड अयस्क में जब आपने इन्हें क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, तो अब हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य है आगे क्या करना, इन ऑक्साइड अयस्कों से पुनः धातु को क्या करना, प्राप्त करना। तो आप करोगे क्या, अब आप इन ऑक्साइड अयस्क को, दोनों में कौन सा अयस्क प्राप्त हुआ है, ZnO, इस ZnO
यानी कि जिंक ऑक्साइड की क्या करवाएंगे आप। देखो आपने इससे पहले क्या पढ़ी थी, निम्न क्रियाशील धातुएं, और आपने पढ़ा था कि निम्न क्रियाशील धातुओं में आपको जो ऑक्साइड एस्क था, उस ऑक्साइड एस्क को आपने गर्म किया और गर्म करते ही उसने क्या कर दी, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, धातु क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन यह क्या दर्शा रही है, मध्यम क्रियाशीलता, यानी ना तो ज्यादा अधिक क्रियाशील है ना ही कम क्रियाशील है। इसलिए आप केवल यहां इन ऑक्साइड अयस्कों को गर्म कर करके इनसे ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते और ना इनसे ऑक्सीजन को अलग करके धातु को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करके, केवल गर्म करके। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं उपयोग यहां पर किसका, अपचायक का। किसका उपयोग करने वाले हैं, अपचायक का। यानी कि हम यहां पर एक प्रबल अपचायक लेंगे और वह प्रबल अपचायक क्या करेगा, इस जिंक ऑक्साइड से या जिंक ऑक्साइड का क्या करेगा, अपचयन करेगा, मतलब इससे क्या निकाल देगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। तो देखना ये क्या है, मेरा जिंक ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि धातु का कौन सा है, इसके ऑक्साइड है इसके। यदि इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाए, कार्बन जैसे प्रबल अपचायक से करवाई जाए, तो यह प्रबल अपचायक करता क्या है, किससे करवा रहे हैं अपन, अपचायक से। और यह मैं आपको बता चुका हूं पहले कि अपचायक क्या होते हैं, नहीं पता तो दोबारा सुन लीजिएगा। वे पदार्थ तत्व जो अन्य यौगिकों का या अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को क्या निकालेगा, बाहर, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगी हमें जिंक धातु क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से अपचायक के उपयोग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मध्यम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड एस्क से धातु को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने एक तो क्या पढ़ा, निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, एक क्या पढ़ा है आपने, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, और आपने ये पढ़ा कि धातुओं को अलग करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है, एस्कों से उनको उनके ऑक्साइड एस्क से प्राप्त करना। कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने परिवार का क्या रखिए, ध्यान रखिए। एक क्लास में हम टाइम टेबल के साथ जरूर मिलेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से पढ़ा जाए जिससे हम अच्छे से अच्छे नंबर हमारे एग्जाम में ला सकते हैं। वो कब किसी दिन हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।